Okay, good morning, class. In the previous lecture, I have told about some simple graphs in which we have discussed complete graph, cycles, wheels, n cubes, and regular graph. And after that, the next, that is bipartite graph. Bipartite graph is basically a graph in which the set of vertices can be divided into two sets such that no two vertices are adjacent in same set. So this is called to be as bipartite graph. Okay. Now, if we consider a regular graph, okay, regular graph means kn. ठीक है, रेगुलर ग्राफ को हम के एन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज कंप्लीट ग्राफ. इफ वी टॉक अबाउट कंप्लीट ग्राफ को हम के एन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो कंप्लीट ग्राफ है ये कभी भी बाइपर्टाइट नहीं होगा. यू कैन वेरीफाई दिस. K1 जो है ये बाइपर्टाइट नहीं है. ठीक है, ये K3 जो है ये बाइपर्टाइट नहीं है. K4 जो है बाइपर्टाइट नहीं है. K5 जो है बाइपर्टाइट नहीं है. K6 जो है ये बाइपर्टाइट नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड द वर्टिसेस इनटू डिसजॉइंट सेट. जैसे कि मान लो अगर हम इसको एक सेट में रखते हैं इस वर्टेक्स को, तो इस वर्टेक्स को हम दूसरे सेट में रखेंगे क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट हैं. फिर ये जो वर्टेक्स है ये तो न तो इसके साथ आ पाएगा और न ही इसके साथ आ पाएगा क्योंकि ये दोनों के ही एडजेसेंट है. ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू ओके. तो कंप्लीट ग्राफ, दिस इज नॉट बाइपर्टाइट क्योंकि हम इसको इसमें वर्टिसेस को दो सबसेट में डिवाइड नहीं कर सकते. जैसे आप ये भी देख सकते हो. इफ वी टेक दिस वन, लेट अस से, लेट मी ड्रॉ हियर, लेट अस से इसको हमने ए नाम दे दिया. दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस वन इज डी. अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस चार वर्टिसेस को दो सेट में डिवाइड करना है, V1 और V2. ठीक है, अगर आप V1 में वर्टेक्स A को पुट कर रहे हो तो वर्टेक्स B को हमें V2 में रखना पड़ेगा क्योंकि A और B दोनों एडजेसेंट हैं. अब अगर हम C कंसीडर करते हैं तो C जो है वो A के साथ भी नहीं आएगा क्योंकि A के एडजेसेंट है, और C जो है B वाले सेट में भी नहीं आएगा क्योंकि B के एडजेसेंट है. That's why I'm saying that this is not possible to divide the vertices into set, two disjoint set, and therefore this graph is not bipartite graph. ठीक है, complete graph is not a bipartite graph. Okay, because हाँ, बाइपर्टाइट ग्राफ वाले में एक ग्राफ था जो ऐसे ही था, मतलब स्क्वायर ही था वो भी. उसमें तो डायगोनल वाले दो दो अलग किए गए थे, मतलब ए सी एक कलर के और बी डी एक कलर के. तो फिर यहाँ क्यों नहीं अलग अलग कर रहे हैं? कहाँ लग किया था? बाइपर्टाइट वाले में था एक ग्राफ. अच्छा, क्या अभी मैं इसमें मतलब आता. डायगोनल जुड़े हुए हैं इस वजह से नहीं कर रहे हैं? कि अगर यहाँ पे डायगोनल्स ना जुड़े होते तो फिर ये होता. फिर ये होता. ओके, तो मतलब ठीक है, वो मैं अभी इसके बाद आ रहा हूँ. वो दैट इज कॉल्ड साइकिल ग्राफ. ठीक है, जो आप जिसकी बात कर रहे हो वो साइकिल ग्राफ था. ठीक है, तो मैं उसको अभी बता रहा हूँ इसके बाद. तो कंप्लीट ग्राफ में आप देख लो, किसी भी ग्राफ को, किसी भी ग्राफ में आप इसको दो सेट में डिवाइड नहीं कर सकते वर्टिसेस को जहां पे एक सेट के अंदर जो वर्टिसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड ना हो. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ बाइपर्टाइट ग्राफ. नाउ कंसिडर दिस वन, cycles graph. If we consider Cn, in that case, this C3, look at this C3.
वेदर इट इज बाइपर्टाइट, तो ये बाइपर्टाइट नहीं है C3, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्टिसेज हैं A, B और C लेटर से, और इसको हम 2 सेट में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो तीसरा है वो दोनों के एडजेसेंट होगा। मान लो एक सेट में हम A रख रहे हैं, दूसरे सेट में B रख रहे हैं, तो C को हम किसके साथ रखेंगे? ना तो A के साथ आएगा, ना ही B के साथ आएगा। लेकिन अगर हम C4 देखें, ABCD, तो C4 को हम 2 सेट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक सेट में हम A और D ले सकते हैं और दूसरे सेट में हम B और C ले सकते हैं। क्योंकि A और D एडजेसेंट नहीं है और B और D एडजेसेंट नहीं है, B और C एज पर दिस नेमिंग। यहाँ पे A और D एडजेसेंट नहीं है, B और C एडजेसेंट नहीं है, इसलिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ बाइपर्टाइट ग्राफ। C4 बाइपर्टाइट है। C5 अगेन ये बाइपर्टाइट नहीं होगा, क्योंकि दो, इन चार को तो डिवाइड कर लोगे, लेकिन जो फिफ्थ वाला होगा वो क्या होगा? वो प्लेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेट मी डू दिस। अगर हम इसको नाम दे दें, लेट अस से A, ये B, ये C, ये D और ये E। ठीक, तो दो सेट में आप जब डिवाइड करोगे तो एक सेट में A आएगा तो दूसरे सेट में B आएगा। C जो है B के साथ नहीं आएगा, लेकिन C जो है A के साथ आ सकता है, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि A और C एडजेसेंट नहीं है। D जो है वो A के साथ नहीं आएगा, तो जिसमें A है उसमें D नहीं आएगा। B के साथ, तो B के साथ D आ सकता है, क्योंकि B और D एडजेसेंट नहीं है। नाउ व्हेन वी आर प्लेसिंग E, तो E जो है वो C के एडजेसेंट है, तो इसलिए इस सेट में नहीं आएगा। E जो है D के एडजेसेंट है, इसलिए इस सेट में नहीं आएगा। यानी ये जो फिफ्थ वर्टेक्स है, इसको हम दोनों में से किसी में भी प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो that's why I'm saying that this C5 graph is not bipartite. In the same way, you can verify that this C6 graph is a bipartite, क्योंकि again हम इसको दो सेट में डिवाइड कर पा रहे हैं। तो from this we are concluding that CN graph is bipartite whenever n is even, otherwise it is not bipartite. C4, C6, C8, C10, C12 ये सभी बाइपर्टाइट होंगे, और C3, C5, C7, C9 ये कभी भी बाइपर्टाइट नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बाइपर्टाइट ग्राफ इन कॉन्टेक्स्ट टू साइकिल्स। ऐसे ही अगर हम व्हील्स की बात करें, तो व्हील्स जो है बाइपर्टाइट होंगे या नहीं? तो व्हील्स ग्राफ जो है बाइपर्टाइट नहीं होगा, क्योंकि ये जो इनर वर्टेक्स हमने लिया है वो क्या है? सभी के एडजेसेंट है, और सभी वर्टिसेज के एडजेसेंट होने की वजह से हम इसको दो सेट में डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी वर्टेक्स के साथ में जाएगा ये, और जिसके भी साथ जाएगा उसके एडजेसेंट हो जाएगा। So that's why it is not possible to divide it into two set, and therefore WN graph is never bipartite. Got this? यस सर। सर, हाँ। वो जो सिर्फ एक पॉइंट था और सिर्फ दो पॉइंट्स को मिला के जो एक सिंपल लाइन बनती है, ये दोनों ग्राफ बाइपर्टाइट माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? ये तो K1 बाइ और K2? ये तो बाइपार्टाइट होगा ही नहीं, क्योंकि हमें दो सेट में डिवाइड ही नहीं कर पा रहे। दो सेट में डिवाइड करने के लिए कम से कम दो वर्टिसेज होनी चाहिए। ओके। ठीक है, K2? K2 जो है ये एक्सेप्शन है एक तरह से। आप K2 को बाइपार्टाइट ले सकते हो। दिस इज बाइपार्टाइट, एक्चुअली दिस इज बाइपार्टाइट। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं दैट इज फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक ओके है, सर। n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सी एन ग्राफ भी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए डिफाइन होता है, WN ग्राफ भी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए बात होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में जो है हमने जो बताया आपको कि जो KN ग्राफ है वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, वहां पे ये बाइपर्टाइट नहीं होगा, क्योंकि KN ग्राफ में एक वर्टेक्स बाकी सभी वर्टिसेस से कनेक्टेड होता है, तो इसलिए हम उसको दो सेट में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक, ओके ऐसे ही मैंने CN के लिए बताया कि CN ग्राफ में अगर नंबर ऑफ वर्टिसेज ऑड है तो वो बाइपर्टाइट नहीं होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेज अगर इवन है तो वो बाइपर्टाइट होगा। ठीक है, फिर हमने बताया आपको वेल्स ग्राफ। वेल्स ग्राफ में जो है ये बाइपर्टाइट कभी भी नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि ये जो एक वर्टेक्स हमने लिया है, ये वर्टेक्स सभी के एडजेसेंट है,
और ये बाइपर्टाइट एक ही कंडीशन में हो सकता है जब एक सेट में हम केवल ये वर्टेक्स रखें और दूसरे सेट में सारे दूसरे वर्टिसेस रखें, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज नॉट अ बाइपर्टाइट ग्राफ। ठीक, अगर हम n क्यूब्स की बात करें, क्यू एन की, तो ये बाइपर्टाइट होगा या नहीं? तो Q1 ये बाइपर्टाइट है, Q2 ये बाइपर्टाइट है, ये सुनो, 0 0 और 1 1 एक सेट में रख यस लो सर। और 1 0 और यस सर। 0 1 को एक सेट में रख लो, तो ये बाइपर्टाइट हो जाएगा। ऐसे ही ये बाइपर्टाइट होगा या नहीं? जरा बताओ इसका दो सेट क्या होगा अगर बाइपर्टाइट है तो एक सेट में हम 0 0 रख सकते हैं, तो 0 0 जिस सेट में होगा उस सेट में ये और ये तीनों वर्टेक्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये तीनों ही इसके एडजेसेंट है। ठीक, तो इन तीनों को नहीं रख सकते हम, किसको? ये और ये। तो हम इसको रख सकते हैं क्योंकि 0 0 और 0 1 1 में कोई एडजेसेंसी नहीं है, तो 0 0 और 0 1 1 को हमने दूसरे एक सेट में रख लिया। और जो तीन जो हैं, ये जो तीन मैंने बताया कि ये तीनों 0 0 के साथ नहीं आएंगे, यानी कि वो दूसरे सेट में जाएंगे, और दूसरे सेट में तीनों ही हम रख सकते हैं क्योंकि तीनों ही आपस में एडजेसेंट नहीं है। देखो, 0 0 1 हो तो इसके एडजेसेंट ये है और ये है, ये नहीं है। ऐसे ही अगर हम 0 1 0 लेते हैं तो 0 1 0 जो है वो इसके एडजेसेंट नहीं है। देखो, 0 1 0 का एडजेसेंट ये है जो कि इसमें नहीं है, ये है जो कि इसमें नहीं है, और ये है जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही 1 0 0 हम पुट कर सकते हैं, और फिर चौथा जो है हम ले सकते हैं, दैट इज 0 1 1 हो गया, और फिर ये हो गया 0 1 1, ये आ गया, ये आ गया। ठीक, अब ये जब हमने इसमें रखा है तो उस सेट में जो है ये नहीं आएगा तो हमने दूसरे सेट में डाल दिया, ये नहीं आएगा तो इसको भी हम दूसरे सेट में डाल देते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 1 1। नीचे वाले में है। हाँ, 1 1 1 यहाँ पे। ठीक है, और जो आपका ये 0 1 ये आ गया फोर्थ। अब ये आपका जो है 1 0 1 जो है इसके साथ और इसके साथ आ सकता है, क्योंकि ये दोनों के ही एडजेसेंट नहीं है 1 0 1। ठीक है, तो 1 0 1 को हम इस सेट में रख सकते हैं। तो वन ये वन 3 जीरो पॉइंट रख को लिया हमने, तो ये तीनों में कोई डिपेंडेंसी मतलब एडजेसेंसी नहीं है। ऐसे ही हम इसको रख सकते हैं क्योंकि इसके जो एडजेसेंट है वो कोई भी इसमें नहीं है, तो 1 1 0 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। So by this way, we have verified that it is possible to divide the set of vertices of Q3 graph into two disjoint set, and therefore Q3 is also bipartite. ठीक है, तो Q1 bipartite है, Q2 bipartite है, Q3 bipartite है, and that's why आगे आप चेक करोगे Q4 Q5 इन सब के लिए भी, तो वो सभी भी bipartite होंगे। तो from this we can conclude that QN graph is always bipartite। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स बताए। पहला रिजल्ट ये बताया आपको कि जो कंप्लीट ग्राफ है वो बाइपर्टाइट नहीं होता। दूसरा रिजल्ट मैंने आपको बताया, जो साइकिल्स ग्राफ है वो बाइपर्टाइट तभी होता है जब नंबर ऑफ वर्टिसेस इवन हो। और तीसरा मैंने आपको बताया, विल्स ग्राफ कभी भी बाइपर्टाइट नहीं होता। और चौथा, क्यूएन ग्राफ, इट इज ऑलवेज बाइपर्टाइट। ठीक है, तो बाय दिस वी हैव डिफाइंड दिस बाइपर्टाइट ग्राफ। ओके, तो मैंने आपको एग्जांपल्स लेके ये एक्सप्लेन किया। अब एक और टर्म है इसमें, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, कभी भी बाइपर्टाइट चेक करना हो तो उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वेदर इट इज पॉसिबल टू कलर द ग्राफ विथ टू डिफरेंट कलर्स सच दैट नो सेम कलर वर्टिसेस आर एडजेसेंट। अगर हम किसी ग्राफ के वर्टिसेस को दो कलर से कलर कर सकते हैं जिससे कि जो एडजेसेंट है वो डिफरेंट कलर की हो, तो उस ग्राफ को हम बाइपर्टाइट ग्राफ बोलेंगे। जैसे कि इस ग्राफ में देखो, जितनी भी एजेज हैं वो रेड और ब्लैक के बीच में है। कभी भी एज जो है ब्लैक ब्लैक या रेड रेड को कनेक्ट नहीं कर रहे। ठीक, तो दैट्स व्हाई हियर वी हैव रिटन अ सिंपल ग्राफ इज बाइपर्टाइट इफ एंड ओनली इफ it is possible to assign one of the two different colors to each vertex of the graph so that no two adjacent vertices are assigned the same color.
ठीक है, तो दिस इज वन अनदर मेथड बाय विच वी कैन फाइंड आउट वेदर द गिवन ग्राफ इज बाइपर्टाइट और नॉट। तो आप एक एक करके कलर असाइन करते जाओ और साथ के साथ आप ये प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो कि वेदर दे आर ऑफ सेम कलर और नॉट। ये इंश्योर करते हुए आप कलर्स असाइन करते जाओ। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो देन यू कैन से इट इज बाइपर्टाइट। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि ऐसी कुछ एजेज आ रही हैं जो सेम कलर को कनेक्ट कर रही हैं, तो वो ग्राफ बाइपर्टाइट नहीं हो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। फिर हम बात करते हैं कंप्लीट बाइपर्टाइट की। तो जैसे हमने सिंपल ग्राफ देखा और कंप्लीट ग्राफ बताया, वैसे ही बाइपर्टाइट और कंप्लीट बाइपर्टाइट है। कंप्लीट बाइपर्टाइट में बाइपर्टाइट तो होगा ही, साथ में हमें ये भी इंश्योर करना है कि एक सेट के सभी वर्टिसेस दूसरे सेट के सभी वर्टिसेस से कनेक्टेड हो। ठीक है, आपको एडिशनली क्या चेक करना है, जब हमने उसको दो सेट में डिवाइड किया तो एक सेट के सभी वर्टिसेस दूसरे सेट के सभी वर्टिसेस से कनेक्टेड होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। ठीक है, इफ इट इज सो देन इट इज कॉल्ड टू बी एज कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है, एक वर्टेक्स सभी दूसरे वर्टिसेस से कनेक्टेड होता है। और कंप्लीट बाइपर्टाइट में क्या करना है, एक सेट के वर्टिसेस जो है दूसरे सेट के सभी वर्टिसेस से कनेक्ट होनी चाहिए। तो दिस इज द डिफरेंस। तो कंप्लीट बाइपर्टाइट को हम के एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे एम जो है पहले सेट के नंबर ऑफ वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है और एन जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन सेकेंड सेट, क्योंकि किसी भी बाइपर्टाइट ग्राफ में दो सेट ऑफ वर्टिसेज होती है। ठीक, तो पहले सेट में कितने वर्टिसेज हैं, दैट इज एम, और दूसरे सेट में कितने वर्टिसेज हैं, दैट इज एन। ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेज हमेशा क्या होगी, m प्लस n, और नंबर ऑफ एजेस क्या होंगी, देखो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ कर रखा है, k2 3 एक सेट में 2 और दूसरे सेट में 3, k3 3 एक सेट में 3 दूसरे सेट में 3, k3 5 एक सेट में 3 दूसरे सेट में 5, k2 6 पहले सेट में 2 और दूसरे सेट में 6 वर्टिसेस। और हर एक वर्टेक्स सभी दूसरे सेट के सभी वर्टिसेस से कनेक्टेड है। जैसे ये वर्टेक्स जो है पहले सेट का, ये वर्टेक्स दूसरे सेट के तीनों वर्टेक्स से कनेक्टेड है, पहले सेट का ये वर्टेक्स दूसरे सेट के तीनों वर्टिसेस से कनेक्टेड है। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई, 6, 2 × 3। यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई, 3 × 3 9। यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई, 3 × 5 15। क्यों, क्योंकि हर एक वर्टेक्स इन पांचों से कनेक्टेड होगा, और 3 वर्टेक्स है तो 3 × 5। गॉट दिस। तो देयर फोर कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ के लिए नंबर ऑफ वर्टिसेस m प्लस n होता है, नंबर ऑफ एजेस m इंटू n होता है, और एक सेट के वर्टिसेस का डिग्री m होगा और दूसरे सेट के वर्टिसेस का डिग्री n होगा। जैसे अगर हम इस सेट के वर्टिसेस की बात करें तो इसकी डिग्री n है, और इस सेट की वर्टिसेस की बात करें तो इसकी डिग्री m है। यहाँ पे n है और यहाँ पे m है, ये सुनो, देखो। सर हाँ हाँ हाँ, कंप्लीट बाइपर्टाइट के लिए हम लोग बस इतना कर रहे हैं कि वर्टिसेस को पैरेलल रखा हुआ है एक दूसरे के अपोजिट, वरना नहीं फिर नहीं 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 नहीं, कंप्लीट बाइपर्टाइट के लिए हम इतना कर रहे हैं कि पहले तो बाइपर्टाइट देख रहे हैं। बाइपर्टाइट का मतलब होता है सेट ऑफ वर्टिसेस को दो सेट में डिवाइड करना, जिससे कि सेम सेट में वर्टिसेस कनेक्टेड ना हो, पहली चीज। कंप्लीट बाइपर्टाइट के लिए हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि एक सेट के सभी वर्टिसेस दूसरे सेट के सभी वर्टिसेस से कनेक्टेड हो। आप ऐसे समझ लो, लेट मी ड्रॉ हियर, मान लो ये दो वर्टिसेज है, ठीक है, और ये 3 वर्टिसेज है। एक ग्राफ में टोटल 5 वर्टेक्स है, और ये हमने फाइंड आउट कर रखा है कि ये बाइपर्टाइट है क्योंकि हम इसको दो सेट में डिवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट होने के लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सभी वर्टिसेस से कनेक्टेड है, ये तीनों से कनेक्टेड है, ऐसे ही ये तीनों से कनेक्टेड है। अब मान लो इसमें से कोई एक भी एज कम है अगर, ठीक है, तो वो ग्राफ बाइपर्टाइट तो है लेकिन कंप्लीट बाइपर्टाइट नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, लुक हियर, लेट अस से ये है, अगेन ये बाइपर्टाइट ग्राफ है,
क्योंकि हम यहाँ पे वर्टिसेस को दो सेट में डिवाइड कर पा रहे हैं, जहां पे एक सेट के वर्टिसेस दूसरे सेट के वर्टिसेस से कनेक्टेड है, ठीक। लेकिन ये फुल्ली कनेक्टेड नहीं है, मतलब एक सेट के वर्टिसेस दूसरे सेट के सभी वर्टिसेस से कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये एज मिसिंग है, इसके लिए ये और ये दो एज मिसिंग है, तो टोटल 3 एजेस और इसमें ऐड कर दें तो ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ हो जाएगा। अभी ये केवल बाइपर्टाइट ग्राफ है। ओके ओके, सर। तो दिस इज द एडिशनल थिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इन केस ऑफ कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, ठीक। जैसे सिंपल ग्राफ है, मान लो हमें ये, जैसे हम ले ले तो ये सिंपल ग्राफ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वर्टिसेस सिंपली कनेक्टेड हैं, वर्टिसेस के बीच में एजेस हैं। लेकिन ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है कंप्लीट ग्राफ? क्योंकि ये जो वर्टेक्स है वो डायगोनली कनेक्टेड नहीं है। मतलब ये जो वर्टेक्स है, जितनी भी वर्टिसेज हैं, वो सभी दूसरे वर्टिसेस से कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि ये जो है इससे कनेक्टेड नहीं है, ये जो है वो इससे कनेक्टेड नहीं है। अगर हम ये दो एज इसमें इंक्लूड कर दें तो ये कंप्लीट ग्राफ हो जाएगा। अभी ये सिंपल ग्राफ है लेकिन कंप्लीट ग्राफ नहीं है। इन द सेम वे बाइपर्टाइट और कंप्लीट बाइपर्टाइट का भी यही मीनिंग है कि ये बाइपर्टाइट तो है लेकिन ये कंप्लीट बाइपर्टाइट नहीं है, क्योंकि इसमें ये एजेस नहीं है, ये एज नहीं है और ये एज नहीं है, ठीक है। तो इसमें से हम कितनी भी एजेस हटा लें, अगर हम 2 एजेस हटा दें, 3 एजेस हटा दें, तो वो बाइपर्टाइट तो रहेगा लेकिन कंप्लीट बाइपर्टाइट नहीं होगा। कंप्लीट बाइपर्टाइट तभी होगा जब ये सारी एजेस होंगी। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ दिस कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ एंड सिंपल ओनली बाइपर्टाइट ग्राफ। ओके, तो ओके। अभी हम बात कर लेते हैं, यहाँ से हम ये चीज भी बोल सकते हैं कि अगर कोई ग्राफ जो है बाइपर्टाइट ग्राफ है, ठीक है, अगर कोई ग्राफ जो है कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है तो वो बाइपर्टाइट तो होगा ही, लेकिन अगर कोई ग्राफ बाइपर्टाइट है तो कंप्लीट होगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वेदर द वर्टिसेज ऑफ वन सेट आर कनेक्टेड टू ऑल द वर्टिसेज ऑफ अदर सेट। यहाँ पे सेट का मतलब ये है, ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है। एक सेट में 2 वर्टेक्स है और दूसरे सेट में 3 वर्टेक्स है। ऐसे ही एक सेट में 3 वर्टेक्स है, ये 3, और दूसरे सेट में ये 3 वर्टिसेज है, एंड दैट्स व्हाई द नेम इज K33. M is the number of vertices in first set and N is the number of vertices in second set. क्योंकि बाइपर्टाइट में हम वर्टिसेज को 2 सेट में डिवाइड कर पाते हैं। आप देखो, कभी भी जो सेम सेट के वर्टिसेज हैं वो कनेक्टेड नहीं होंगे, एडजेसेंट नहीं होंगे। देखो, कोई भी वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं है सेम सेट में, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। नाउ वी आर मूविंग अहेड, दैट इज सब ग्राफ, ठीक है। सब ग्राफ क्या है? तो किसी भी ग्राफ में अगर हम कुछ वर्टिसेस को हटा दें, कुछ एजेस को हटा दें, तो उससे जो भी ग्राफ मिलेगा, दैट ग्राफ इज कॉल्ड टू बी एज सब ग्राफ। जैसे कि सेट और सबसेट होता है ना, वैसे ही है, यहाँ पे जो वर्टिसेज हैं वो सबसेट होनी चाहिए, जो एजेस हैं वो सबसेट होनी चाहिए, ठीक है। तो देन वी कैन से दैट इट इज अ सब ग्राफ। जैसे कि अगर ये एक ग्राफ है तो उसका एक पर्टिकुलर सब ग्राफ ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने क्या किया है, ये एक वर्टेक्स हटाया है, उससे एसोसिएटेड सारी एजेस हटाई हैं और ये एज हटा दिया, ठीक है। मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी ग्राफ का सब ग्राफ का मतलब ये है कि उस ग्राफ के कुछ वर्टिसेस को हटाइए और कुछ एजेस को हटा लें, तो उससे जो भी रिजल्टेंट ग्राफ मिलेगा दैट विल ऑलवेज बी सब ग्राफ। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, अगर कोई सेट है तो उस सेट का अगर हमें सबसेट फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, उसमें से हम कुछ एलिमेंट को हटाएंगे। जैसे कि मान लो अगर कोई सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, तो उसके जो सबसेट होंगे वो 4 एलिमेंट के, मतलब द सेट इटसेल्फ होगा। दूसरा, 3 एलिमेंट का भी हो सकता है, 2 एलिमेंट का भी हो सकता है, 1 एलिमेंट का भी हो सकता है और 0 एलिमेंट का भी हो सकता है। द सेम इज फॉर हियर ऑल्सो। जैसे एक ग्राफ में अगर 5 वर्टिसेज हैं तो आप उसके सब ग्राफ बना सकते हो, और उस सब ग्राफ में 5 वर्टिसेज भी आ सकती हैं, 4 वर्टिसेज भी आ सकती हैं, 3 वर्टिसेज भी आ सकती हैं, 2 वर्टिसेज भी आ सकती हैं,
1 वर्टेक्स भी आ सकता है। द सेम इज फॉर एजेज ऑल्सो, अगर 10 एजेज हैं तो 9 ले लो, 8 ले लो, 7 ले लो, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट सब ग्राफ्स होंगे, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सब ग्राफ। तो वेन एवर वी हैव टू डिफाइन अ सब ग्राफ, वी हैव टू सिंपली टेक द सेट ऑफ वर्टिसेस, सॉरी, द सबसेट ऑफ वर्टिसेस एज वेल एज द सबसेट ऑफ एजेस, और इससे जो भी ग्राफ बनेगा दैट इज कॉल्ड टू बी ए सब ग्राफ। और अगर दोनों सेट इक्वल नहीं है तो देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर सब ग्राफ। द सेम इज एज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब हम इक्वल वाली कंडीशन हटा देते हैं, तो वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। अगर दोनों के सेट ऑफ वर्टिसेस सेम नहीं है तो देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर सब ग्राफ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑपरेशंस ऑन ग्राफ, जिसमें हमने सबसे पहला ऑपरेशन ले रहे हैं यूनियन, कि हम दो ग्राफ का यूनियन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक ग्राफ G1 दे रखा है, एक ग्राफ G2 दे रखा है, इन दोनों का यूनियन। तो ग्राफ का यूनियन जो होगा उसके वर्टिसेस का यूनियन और एजेस के यूनियन से ऑब्टेन होता है। यूनियन का मतलब सिर्फ इतना है, आप देख सकते हो, देखो ABCDE ये 5 वर्टेक्स है, इसमें जो है ABCDF ये 5 वर्टेक्स है, दोनों का यूनियन से वर्टेक्स क्या मिल जाएगा, ABCDEF। यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो क्या है, सेट से रिप्रेजेंट हो रही है, और दो सेट का यूनियन क्या होता है, तो वही हमने यहाँ पे डिफाइन किया। एक सेट में है 5 एलिमेंट ABCDE, दूसरे सेट में 5 एलिमेंट ABCDF, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, ABCDEF। तो 6 वर्टेक्स आ गए रिजल्टेंट में। ऐसे ही हम एजेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे A और B के बीच में एज है, यहाँ पे A और B के बीच में एज है, तो रिजल्टेंट में AB के बीच में एज आ गया। यहाँ B और C में है, यहाँ B और C में है, तो रिजल्ट में B और C में आ गया। यहाँ A और D में है, यहाँ A और D में नहीं है, तो दोनों के यूनियन से A और D में एज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने एजेस को कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज द यूनियन ग्राफ। तो यूनियन में आपको सिंपली क्या करना है, सभी वर्टिसेस का हमें यूनियन लेना है और सभी एजेस का यूनियन लेना है, और इससे जो रिजल्टेंट ग्राफ मिलेगा दैट इज कॉल्ड टू बी एज यूनियन ऑफ टू ग्राफ। ओके, एनी क्वेरीज? नो सर। यहाँ पे डी और ई कनेक्टेड है, यहाँ पे डी और ई कनेक्टेड नहीं है, तो यूनियन में डी और ई कनेक्ट हो गया, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है एक में प्रेजेंट हो या दोनों में प्रेजेंट हो, तो रिजल्ट में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। द सेम इज फॉर इंटरसेक्शन, जैसे आप दो सेट का इंटरसेक्शन करते हो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों वर्टिसेस का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों के एजेस का इंटरसेक्शन लेना है, तो उससे जो रिजल्टेंट ग्राफ मिलेगा दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ग्राफ। जैसे ये एक ग्राफ G1 है, G है, और दूसरा ग्राफ G डैश है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये मिलेगा। कैसे मिला हमें, तो पहली बात हमें क्या करना है, दोनों के वर्टिसेस का इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे वर्टिसेस है V1 V2 V3 V4, यहाँ पे वर्टिसेस है V1 V2 V3 V4 V5, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 V4, 4 वर्टेक्स। अब एजेस की बात कर ले रहे हैं, एजेस देखो यहाँ V1 और V2 में है, V1 और V2 में है, तो रिजल्ट V1 V2 में आ जाएगा। V1 V3 कनेक्टेड है, V1 V3 कनेक्टेड है, तो V1 V3 कनेक्ट हो जाएगा। V1 V4 कनेक्टेड है और यहाँ पे V1 V4 कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए V1 V4 में एज नहीं है। V2 सेक्शन ऑफ एजेस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थर्ड ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई ग्राफ आपको दे रखा है और उसका कॉम्प्लीमेंट ऑब्टेन करना है, तो उसका तरीका ये होता है कि पहले हम सभी वर्टिसेस को ले लेते हैं। अगर कोई ग्राफ G दिया हुआ है तो G कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करने के लिए G के सभी वर्टिसेस को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद अगर U और V दो वर्टेक्स के बीच में एज है ग्राफ G में, तो U और V के बीच में कोई एज नहीं होगा ग्राफ G डैश। मतलब जो G में कनेक्टेड है वो G में कनेक्टेड नहीं होंगे, G डैश में, सॉरी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो इस एग्जांपल से। देखो ये एक ग्राफ G है जिसमें 5 वर्टिसेज हैं,
तो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में भी पांचों वर्टेक्स आएंगे। जहां तक एजेस की बात है तो जी में जो एजेस हैं दो वर्टिसेस के बीच में, जी डैश में उन दो वर्टिसेस के बीच में एजेस नहीं आएंगे। देखो ये जो वर्टेक्स है सर वो, इन दोनों का यूनियन कंप्लीट ग्राफ होगा। यस, ये मैंने यहाँ पे पीछे मेंशन भी किया है। देखो द सम ऑफ total number of edges in G and G dash is equals to the total number of edges in a complete graph, that is n into n minus 1 by 2, and therefore अगर हम दो मतलब G और G dash का यूनियन लें तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट ग्राफ, ऑलवेज कंप्लीट ग्राफ, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस हमेशा क्या होती है, n into n minus 1 by 2। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, आप इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हो। आप देखो इस वर्टेक्स के एडजेसेंट केवल ये नहीं है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट में केवल ये कनेक्टेड है। ऐसे ही अगर हम इस वर्टेक्स की बात करें तो ये जो है केवल इसके एडजेसेंट नहीं है, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट में केवल ये कनेक्ट हुआ है। ठीक, और इसके एडजेसेंट नहीं है तो इसलिए इसको कनेक्ट हुआ है। ये जो वर्टेक्स है इसके एडजेसेंट है, इसके एडजेसेंट है, इन दोनों के एडजेसेंट नहीं है, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट में केवल इन्हीं दोनों से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, द सेम इज फॉर हियर ऑल्सो, ये वर्टेक्स इसके एडजेसेंट है, इसके नहीं है, इसके नहीं है, तो इसलिए इससे और इससे कनेक्ट होगा। देखो ठीक, अब दोनों को अगर हम मिक्स कर दें, मिक्स करने का मतलब क्या है, अगर हम इसी में ड्रॉ करें तो देखो हमने कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या लिया है, एक तो ये कनेक्ट किया है और एक ये कनेक्ट किया है और एक ये कनेक्ट किया है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर K5। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट whenever we have to take a complement of a graph, we have to simply consider all the vertices of the graph G and include the edges which are not present in G। जो ओरिजिनल ग्राफ में नहीं है उसको हम G कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूड कर लेते हैं, और जो ओरिजिनल ग्राफ में है उसको हम G कॉम्प्लीमेंट में नहीं रखते। ठीक है, तो बाय दिस वे यू कैन ऑब्टेन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी गिवन ग्राफ G। ठीक है, और दोनों के एजेस को कंबाइन करें अगर हम, तो यू विल गेट ऑल द एजेस फॉर अ पर्टिकुलर वर्टेक्स। ठीक है, तो देयरफॉर इट विल बी अ कंप्लीट ग्राफ। किसी भी दो ग्राफ को, मतलब एक ग्राफ G और एक ग्राफ G डैश को जब हम यूनियन करते हैं तो हमें हमेशा कंप्लीट ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए, टाइप्स में हमने सबसे पहले कंप्लीट ग्राफ लिया, फिर साइकिल्स, फिर व्हील्स, फिर उसके बाद एन क्यूब्स, फिर उसके बाद रेगुलर ग्राफ, और उसके बाद हमने ऑपरेशंस डिस्कस किए जिसमें हमने सब ग्राफ लिया, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। एनी क्वेरीज अप टू हियर यू कैन आस्क। नो सर। सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मतलब कि एक जो ग्राफ दिया है तो क्या हम उस ग्राफ को किसी और फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं क्या, केवल फॉर्म चेंज होगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर दो मतलब, क्योंकि मॉर्फिंग का मतलब होता है, यहाँ पे मॉर्फिंग का मतलब होता है कि फॉर्मेट जो है, ठीक है, तो टू कॉपी या आप कह सकते हो कार्बन कॉपी, तो वही चीज यहाँ पे है। द सिंपल ग्राफ G1 एंड G2, G1 का मतलब वर्टिसेस V1 और एजेस E1, और G2 का मतलब वर्टिसेस V2 और एजेस E2, are called to be as isomorphic if there is a one-to-one and onto function f. Now tell me what is one-to-one? One-to-one and onto क्या होता है ये? मैंने जब आपको फंक्शंस बताया था तो उसमें बताया था आपको, वन टू वन एंड ऑन टू, इसको हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, और इसका मतलब ये होता है, पहली बात वन टू वन का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट का जो इमेज है वो यूनिक होगा, एक होगा।
मतलब हर एक x के लिए एक यूनिक y होगा। ऑन टू का मतलब ये है कि हर एक इमेज का एक यूनिक, मतलब एक प्री इमेज होगा। मतलब ये है कि जो आपका कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल होगा। तो दिस इज द ऑन टू फंक्शन। और वन ऑन टू दोनों है, यानी कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। किसकी बाइजेक्टिव फंक्शन है? तो फ्रॉम v1 टू v2, यानी कि ग्राफ g1 के वर्टेक्स सेट को अगर हम ग्राफ g2 के वर्टेक्स सेट से मैप कर सके, और ये मैपिंग क्या होनी चाहिए? बाइजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए, विथ द प्रॉपर्टी दैट a एंड b आर एडजेसेंट इन g1। अगर ग्राफ g1 में a और b दो वर्टेक्स एडजेसेंट हैं, तो ये तभी होगा जब f ऑफ a और f ऑफ b एडजेसेंट हो g2 में। मतलब वर्टेक्स a को जिस भी वर्टेक्स से आपने मैप किया होगा G2 ग्राफ में, और वर्टेक्स B को जिस भी वर्टेक्स से मैप किया होगा आपने G2 ग्राफ में, तो अगर G1 ग्राफ में A और B एडजेसेंट हैं, तो G2 ग्राफ में वो दोनों वर्टिसेस भी एडजेसेंट होनी चाहिए। मतलब हम एडजेसेंसी को प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हम मैपिंग कर रहे हैं उस मैपिंग में हम एडजेसेंसी को प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये मैपिंग प्रोवाइड करनी है। अगर हम ये मैपिंग या फंक्शन फाइंड आउट कर सकें, तो देन वी कैन से द ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक। ओके, यस अविलास, यू आर करेक्ट। तो ये आइसोमॉर्फिज्म है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे हैं, व्हेन टू सिंपल ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक देयर इज ए वन टू वन करेस्पॉन्डेंस। वन टू वन करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बिटवीन vertices of two graphs that preserves the adjacency relationship। वही मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो vertices पहले एडजेसेंट हैं, तो उनकी जिससे भी मैपिंग होगी, वो मैपिंग वाले वर्टिसेज भी आपस में क्या होने चाहिए? एडजेसेंट होने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एडजेसेंसी प्रिजर्वेशन। ठीक, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं इन कंडीशंस की हेल्प से। तो दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक होने के लिए ये चार नेसेसरी कंडीशंस हैं। नेसेसरी का मतलब ये होता है कि ये अगर नहीं होगा तो ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। लेकिन अगर ये है तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक है ही, क्योंकि ये नेसेसरी है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ठीक है, दिस फोर आर नेसेसरी but not sufficient condition for graph isomorphism। इन चारों में से नेसेसरी होने का मतलब यह है कि इन चारों में से अगर एक भी वायलेट होगा तो ग्राफ जो है आपका आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। लेकिन अगर ये चारों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ग्राफ आइसोमॉर्फिक है, आप ये नहीं कह सकते, बिकॉज दिस फोर ओनली इज नॉट सफिशियंट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो ये चार नेसेसरी कंडीशंस हैं। पहला है कि नंबर ऑफ वर्टिसेज इन बोथ द ग्राफ मस्ट बी सेम। दोनों ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेज सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ एजेस दोनों ग्राफ में सेम होनी चाहिए। डिग्री सीक्वेंस दोनों ग्राफ की सेम होनी चाहिए। डिग्री सीक्वेंस का मतलब है कि सभी वर्टिसेज की डिग्री को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री सीक्वेंस। तो डिग्री सीक्वेंस दोनों ग्राफ में सेम होनी चाहिए। और चौथा ये बोल रहे हैं कि इफ अ साइकिल ऑफ लेंथ k is formed by the vertices v1 v2 vk in one graph, then a cycle of same length k must be formed by the vertices f of v1 f of v2 and f of vk in the other graph as well। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है तो आपको एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जो मैंने अभी बताया आपको कि above four conditions are just the necessary condition for any two graph to be isomorphic, they are not at all sufficient to prove that the two graph are isomorphic। If all the four conditions satisfy, even then it cannot be said that the graphs are surely isomorphic, and that is what the meaning of not sufficient, necessary but not sufficient। However, if any condition violates, then it can be said that the graphs are surely not isomorphic। क्योंकि ये चारों ही नेसेसरी हैं, एक भी वायलेट होगा तो वो ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। लेकिन चारों सेटिस्फाई हो रही हैं, तो सफिशिएंट ना होने की वजह से हम श्योरली नहीं कह सकते हैं कि वो आइसोमॉर्फिक है। ठीक है,
अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये जो मैंने 4 नेसेसरी कंडीशंस बताए, यहाँ पे हमने 3 ग्राफ लिया है। एक ग्राफ G1 का नाम दे दिया, इसका नाम G2 और इसका नाम G3। ठीक, अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें नंबर ऑफ वर्टिसेस की, तो फर्स्ट कंडीशन तीनों ग्राफ के लिए सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि तीनों में ही 4 वर्टिसेस है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है नंबर ऑफ एजेस की। अगर हम नंबर ऑफ एजेस देखें तो पहले ग्राफ में कितनी एजेस हैं? 5, दूसरे में भी 5 और तीसरे में 4। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एजेज वाली जो कंडीशन है वो G3 ग्राफ के लिए G1 और G2 से मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम ये कंफर्म बोल सकते हैं कि G3 ग्राफ जो है वो G1 या G2 किसी के भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, क्योंकि ये 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं। एक भी वायलेट होगा तो ये कंफर्म है कि वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। ठीक है, तो therefore here we can say that G3 is neither isomorphic to G1 nor G2 as the number of edges are different। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास पॉसिबिलिटी बची कि G1 और G2 हो सकता है आइसोमॉर्फिक हो, क्योंकि G1 और G2 के लिए ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है, नंबर ऑफ वर्टिसेज वाली और नंबर ऑफ एजेज वाली। फिर हम आते हैं थर्ड कंडीशन पे G1 और G2 के लिए। G3 हमने ड्रॉप कर दिया क्योंकि G3 तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। G1 G2 के लिए हम डिग्री सीक्वेंस देखते हैं, तो डिग्री देखो, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें तो क्या हो जाएगा? 2 2 3 3, 2 2 3 3। डिग्री सीक्वेंस का मतलब होता है डिग्री ऑफ वर्टिसेस इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो वही हमने किया। इसका डिग्री 2 था, 3 था, 2 था और 3 था, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया 2 2 3 3। फिर दूसरे ग्राफ G2 के लिए देखें अगर, तो इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 2 है। डिग्री सीक्वेंस क्या हो गया? दिस। इसका मतलब यह है कि दोनों ग्राफ में सेम डिग्री सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। अब हम फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं। फोर्थ कंडीशन में हम बोल रहे हैं क्या? साइकिल की बात। ठीक, तो यहां देखो G1 ग्राफ में 2 साइकिल एग्जिस्ट कर रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली 3 लेंथ की। मैं 3 लेंथ की बात कर रहा हूं। 3 लेंथ का मतलब जिसमें 3 वर्टिसेज इन्वॉल्व हो। ठीक, तो 3 लेंथ की ये 2 साइकिल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, अगर हम G2 ग्राफ देखें, ठीक है, तो क्या 3 लेंथ की 2 साइकिल्स हैं इसमें? हैं। यस अगर सर। हम इसको कंसिडर करें तो, और दूसरा हम इसको कंसिडर करें तो, इसको मतलब इन 3 को, ये वाली साइकिल, एक तो ये हो गया 3 लेंथ की साइकिल, और दूसरा जो है आपका ये हो गया 3 लेंथ का साइकिल, 2 और ये 3। तो इसमें भी 3 लेंथ का साइकिल है, ये वाला और ये वाला, इसमें भी 3 लेंथ का साइकिल है। ठीक है, और दोनों ही साइकिल में जो वर्टिसेस इन्वॉल्व हैं उनकी डिग्री क्या है? 2 3 3। देखो, ये 2, ये 3, ये 3, ये 2, ये 3, ये 3। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना है? 3, ये 2, ये 3, तो 2 3 3 हो गया। अगर हम ये रेड वाला बात करें तो रेड वाले के लिए भी देखो, ये 3, ये 2 और ये 2, नो सर, वो वाली सॉरी 3 थी। सॉरी, ये 3, ये 3 और ये 2। ठीक है, तो दैट्स वाई this condition is true. Both the graph contain 2 cycles, each of length 3, formed by vertices having degrees 2 3 3. It means both the graph G1 and G2 have same cycles in them, and therefore all the 4 necessary conditions are satisfied. इसका मतलब ये हुआ कि G1 और G2 can be isomorphic. Here we have used maybe, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशंस थे लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक है? तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि
व्हाट आर द सफिशिएंट कंडीशंस। तो ये 3 कंडीशंस हैं, इन तीनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो एज पर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स के लिए हमें हो सकता है कि ये वाला मेथड आसान लगे, कुछ प्रॉब्लम के लिए हो सकता है हमें, मतलब कुछ ग्राफ के लिए, ठीक है, जो भी गिवन प्रॉब्लम ग्राफ है उसके लिए वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड यूज करें, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तीनों में से कोई भी एक प्रूफ कर लो। If any one of these conditions satisfied, then the graphs are surely isomorphic. पहला कंडीशन ये है कि आइसोमॉर्फिक तभी हो गया जब उनके कॉम्प्लीमेंट ग्राफ आइसोमॉर्फिक हो। वाई वी आर डूइंग दिस, तो उसका रीजन ये है कि अगर कोई ग्राफ है उसको आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एजेस ज्यादा होंगी। लेकिन अगर हम उसी का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर लें तो वहां पे नंबर ऑफ एजेस कम हो जाती है। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, केवल वो एजेस कनेक्ट करते हैं जो ओरिजिनल ग्राफ में ना हो। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ हम ड्रॉ करें उसमें नंबर ऑफ एजेस क्या हो, मिनिमम हो। और नंबर ऑफ एजेस अगर मिनिमम होगी तो ये वेरीफाई करना हमारे लिए इजी होगा एज कंपेयर टू ऑल द एजेस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक केवल तभी होंगे जब उनके कॉम्प्लीमेंट भी आइसोमॉर्फिक हो। तो हम कॉम्प्लीमेंट को आइसोमॉर्फिक प्रूफ कर सकते हैं इजीली एज कंपेयर टू ओरिजिनल ग्राफ। तो वहां पे हमारे लिए ये कंडीशन हेल्पफुल होगा। दूसरा कंडीशन है कि टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक इफ देयर एडजेसेंसी मैट्रिसेस आर सेम। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जो है हम एक टू डायमेंशनल मैट्रिक्स यूज करते हैं जिसमें एंट्रीज हम 0 और 1 की करते हैं। कोई भी एंट्री 0 तब होगा जब वो दो वर्टिसेस जो है, जैसे मान लो रो नंबर आई है, कॉलम नंबर जे है, ठीक है, तो उस एंट्री को हम बोलेंगे लेट अस से ए आई जे। ए आई जे का मतलब रो नंबर आई और कॉलम नंबर जे। और इस ए आई जे की वैल्यू 0 होगी कब, जब वर्टेक्स वी आई वर्टेक्स वी जे से एडजेसेंट नहीं है। और इसकी वैल्यू 1 होगी जब वर्टेक्स वी आई वर्टेक्स वी जे के एडजेसेंट है। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें हम 0 1 की एंट्री करते हैं। कहीं पे भी 1 एंट्री है इसका मतलब जो रो नंबर है और जो कॉलम नंबर है उससे जो वर्टिसेज हैं वो एडजेसेंट है, ठीक है। तो ये है आपका। अब इसमें ये बोला गया है कि दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक तभी होंगे जब उनके एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या हो, सेम हो। तो दोनों का हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएं और ये फाइंड आउट करें कि क्या दोनों मैट्रिक्सेस सेम है या नहीं, ठीक है। तीसरा कंडीशन है कि टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक इफ देयर करस्पॉन्डिंग सब ग्राफ्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम वर्टिसेज ऑफ वन ग्राफ एंड देयर करस्पॉन्डिंग इमेजेस इन द अदर ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक। जैसे मान लो मैंने बताया था कि सब ग्राफ का मतलब होता है कि किसी भी ग्राफ से हम कुछ वर्टिसेस कुछ एजेस को हटा दें तो वो ग्राफ जो मिलेगा वो सब ग्राफ कहलाता है। अब इसमें कंडीशन ये है कि एक ग्राफ से हम जो भी वर्टेक्स हटा रहे हैं दूसरे ग्राफ से हम उसी वर्टेक्स का जो इमेज है दूसरे ग्राफ में उसी को हटाएंगे, और इससे जो हमें सब ग्राफ मिलेगा वो आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, ठीक। तो अगर आपको एक बड़ा सा ग्राफ दे रखा है तो सब ग्राफ से हमें छोटा से छोटा ग्राफ मिल सकता है, और एक छोटे ग्राफ पे जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेज और नंबर ऑफ एजेस मिनिमम हो वहां पे आइसोमॉर्फिक कंडीशन चेक करना हमारे लिए इजियर होगा एज कंपेयर टू कि हम एक बड़े ग्राफ पे चेक करें जहां पे नंबर ऑफ वर्टिसेज और नंबर ऑफ एजेस दोनों ही ज्यादा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि पहले हमें मैपिंग को प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन मेथड्स हैं, तीनों में से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं जो हमारे लिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे सुटेबल हो, ठीक, मतलब इजियर लगे हमें, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछला एग्जांपल जो लिया था G1 और G2 में हमने ये फाइंड आउट किया था कि G1 और G2 आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं। तो हमने कॉम्प्लीमेंट वाला यहाँ पे यूज किया कि G1 का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ किया, G2 का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ किया। फायदा क्या मिला इससे, तो हमें फायदा ये मिला कि G1 और G2 के कॉम्प्लीमेंट में केवल एक ही एज है, और यहाँ पे क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है कि G1 और G2 क्या है, आइसोमॉर्फिक है। क्योंकि दोनों में ही 4 वर्टिसेज हैं, दोनों में ही एक ही एज है, दोनों में ही 2 डिग्री की दो और 1 डिग्री की दो और 0 डिग्री की दो वर्टिसेज हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो ग्राफ G1 है और G2 है वो आइसोमॉर्फिक है।
अब हम इजिली मैपिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मैपिंग में कंफ्यूजन हो सकता है कि किसको किससे मैप करें, लेकिन यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि हम इसको इससे मैप कर लेंगे, इसको इससे मैप कर लेंगे, और जीरो वाले को जीरो वाले से मैप कर देंगे, सो दैट वी कैन प्रिजर्व देयर एडजेसेंसी रिलेशनशिप। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है वो आइसोमॉर्फिक है। कॉम्प्लीमेंट आइसोमॉर्फिक इसलिए है क्योंकि वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, चारों कंडीशन में से एक साइकिल वाली भी तो थी, इसमें साइकिल कहाँ बनेगी? तो नहीं है ना, तो एक ग्राफ में नहीं है तो दूसरे में भी तो नहीं है। उसमें ये बोला गया है कि एक ग्राफ में अगर साइकिल है के लेंथ का, तो दूसरे ग्राफ में भी साइकिल होना चाहिए के लेंथ का। ओके तो सर। इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है। जैसे हमने इसमें बोला कि इसमें 3 लेंथ की 2 साइकिल है, तो इसमें भी हमने फाइंड आउट किया कि 3 लेंथ की 2 साइकिल सेम डिग्री सीक्वेंस के साथ है या नहीं। ठीक, अब ऐसे ही हम यहां बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी साइकिल नहीं है, तो इसमें भी कोई भी साइकिल नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई दैट फोर्थ कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। ओके, तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट दैट इट इज आइसोमॉर्फिक और नॉट। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं इसके बेस्ड आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम प्लेनर ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, तो आपके मेनली 3 टॉपिक रह गए। मैंने वैसे स्लाइड आपको शेयर किया हुआ है, आप देख भी सकते हो। हमें जो अब रह गया दैट इज प्लेनर ग्राफ, और उसके बाद यूलर और हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो ये 3 मेन पॉइंट्स रह गए, तो इसको हम रिमेनिंग 2 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो मैंने ओके। आपको पीडीएफ शेयर किया है वही कंटेंट है ग्राफ थ्योरी का टोटल, जिसको हमें क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकते हो, और कोई क्वेरीज हो तो हम क्लास में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।